नमस्कार साथियों, आधार स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की रीट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों ने सिलेबस को पढ़ लिया होगा, सिलेबस में सारे टॉपिक कवर कर लिए गए होंगे। तो आप लोगों की इन्हीं क्लासों के लिए मैं आज फिर आप लोगों के लिए बल और बलों के प्रकार पर क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। अब क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे तो मैंने 2 क्लासें बना दी, आज उसकी दूसरी क्लास है। क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए संभावित क्वेश्चन है बच्चों। क्लास को पूरा देखना, आप लोग खुद समझ जाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं से इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा रीट एग्जाम में। आप लोगों की तैयारी है तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप लोगों ने कैसी तैयारी की है। तो आप लोग क्वेश्चन को देखना, आंसर देने की कोशिश करना, फिर अपन आगे जो है वो मैं इसको हल करवा दूंगा। तो इसी क्रम में बच्चों, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है कि बलागुण एक सदिश राशि है। सदिश राशि आप लोगों को पता है, ऐसी राशियां जिनकी दिशा होती है सदिश कहते हैं। तो बलागुण भी एक सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा किस तरफ होती है वो हमें पूछा है। बलागुण अगर एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होती है। अब बच्चों ध्यान रखना, बलागुण क्या होता है। जैसे मान लो कि एक छड़ है, ठीक है। इस छड़ पर मैं इस दिशा में बल लगाता हूं तो इस छड़ में क्या होगा, इस तरीके से घूर्णन होगा। ये छड़ इस तरीके से घूर्णन करेगी। मान लो ये पेन है, इस पर मैं बल ऐसे लगाऊं तो इस तरीके से घूर्णन करेगा। अब इस स्थिति में इस बल की जगह पर इसे बलाघूर्ण कहा जाता है कि ऐसा बल जो किसी वस्तु में घूर्णन करवा दे उसी को बलाघूर्ण कहते हैं। और ये सदिश राशि है। और सदिश राशि है, इसकी दिशा कहीं ना कहीं होगी, वो किधर होगी। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को क्लास में समझाया था कि बलाघूर्ण की दिशा किधर होती है। अगर मान लो वस्तु ऐसे घूम रही है तो दाएं हाथ को, सीधे हाथ की अंगुलियों को घूर्णन की दिशा में मोड़ते हैं तो अंगूठा जिधर होता है उस तरफ दिशा आती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। जैसे मान लो कोई पिंड है, इस तरीके से घूर्णन कर रहा है, ठीक है। अगर इस तरीके से घूर्णन कर रहा है तो आप लोग ध्यान से समझना, अगर ऐसे घूर्णन कर रहा है तो अपन अंगुलियों को ऐसे मोड़ेंगे तो अंगूठे की दिशा में आएगा। तो आप लोग ट्राई करके देखना, अंगूठे की दिशा में आएगा यानी अक्ष के अनुदिश आएगा। ये किधर आएगा, अक्ष के अनुदिश। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो, आरोपित बल की दिशा में, इस बल की दिशा में बलाघूर्ण नहीं होता, ठीक है। ये घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है। घूर्णन की दिशा में, घूर्णन की दिशा में मतलब घूर्णन की दिशा का मतलब ये, इसमें भी नहीं होता। तो आप लोग ऑप्शन को, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के इसका आंसर करना। घूर्णन त्रिज्या के अनुदिश, घूर्णन त्रिज्या का मतलब हो गया, जैसे पिंड मान लो ऐसे घूर्णन कर रहा है तो ये हो गई इसकी त्रिज्या। तो इसके अनुदिश, इसके अनुदिश भी नहीं होता, घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है। ये मैंने आप लोगों को अभी समझा दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घूर्णन अक्ष के अनुदिश, ठीक है। ऐसे देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि 2 मीटर की एक छड़ है, 2 मीटर की एक छड़ है, इसकी एक सिरे की लंबाई के लंबवत 10 न्यूटन का बल आरोपित किया गया। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसी पर क्वेश्चन है कि एक छड़ है, उसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर, और इसके एक सिरे के लंबवत 10 न्यूटन का बल आरोपित किया गया है। कितना, 10 न्यूटन का बल हमने आरोपित किया है। तो छड़ पर बल आघूर्ण की गणना करो। देखो बच्चों, क्वेश्चन आप लोगों को अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग हल करने की कोशिश करना, देखना कि क्या आंसर होगा। वीडियो को पॉज कर लेना। अभी मैं जो बता रहा हूं वो जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूं कि बलाघूर्ण क्या होता है। बलाघूर्ण को टॉ से दर्शाया जाता है। किसे, टॉ से। और बलाघूर्ण का मान होता है बल इंटू बल की घूर्णन अक्ष। मान लो यहाँ इस अक्ष के सापेक्ष ये छड़ घूर्णन करती है। जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन है, मैंने इसको यहाँ पकड़ रखा है और यहाँ पर बल लगाया तो घूर्णन इस अक्ष के सापेक्ष हुआ। तो घूर्णन अक्ष से यहां तक की दूरी, बल कितनी दूरी पर लगा है वो दूरी आएगी। तो मान लो ये दूरी कितनी है बच्चों, डी है। तो ये डी हो गया। तो बलाघूर्ण क्या हो जाएगा, बल तो कितना लगाया, देखो बल लगाया 10 न्यूटन, 10 इंटू घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी है, 2, ठीक है। तो टो बराबर क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन मीटर। न्यूटन बल का मात्रक, मीटर दूरी का मात्रक, तो 20 न्यूटन मीटर हो गया, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखो बच्चों कि समान प्रकृति के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं। ये अपन ने जो चौथी क्लास थी शायद, उसमें हमने अच्छे से पढ़ा कि बल, अणुओं के बीच में 2 प्रकार के बल लगते हैं। एक तो सहसंजक बल लगता है और एक आसंजक बल लगता है। एक तो सहसंजक और एक आसंजक। तो उनमें से जो सहसंजक होता है वो समान प्रकार के अणुओं के बीच में लगता है। आसंजक बल जो होता है वो
असमान प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच में लगता है। तो हमें पूछा है कि समान प्रकृति के अणुओं के बीच में सहसंजक बल लगेगा। अब कई बार क्या होता है कि कूलाम बल इसको कर देते हैं, वो ध्यान रखना कूलाम बल जो होता है ना वो आवेशों के बीच में लगता है, और समान प्रकृति के आवेशों के बीच में वो भी प्रतिकर्षण लगता है, इसमें आकर्षण की बात की है। तो ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, सहसंजक बल होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि अभिकेंद्रीय बल कब आरोपित होता है। देखो बच्चों, मैंने अच्छे से समझाया था ये जब हम वृत्ताकार गति पढ़ रहे थे, अभिकेंद्रीय बल भी हमने पढ़ा था, उस समय भी बताया था मैंने कि कोई भी पिंड अगर वृत्ताकार गति करता है, वृत्ताकार पथ पर अगर गति कर रहा है, तो उस पर अभिकेंद्रीय बल जरूर होगा, केंद्र की ओर बल जरूर होगा। बिना अभिकेंद्रीय बल के कोई वृत्ताकार गति नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे मान लो एक परमाणु है, यहां पर नाभिक है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो इस तरफ गति कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन तो वृत्ताकार गति कर रहा है ना, अब इसकी वृत्ताकार गति के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए, ऐसा बल जो केंद्र की ओर हो। अब केंद्र की ओर इसको बल कहाँ से मिलेगा, तो ये नाभिक जो है इसमें प्रोटॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे, यानी प्रोटोनों से इसको क्या मिलेगा, अभिकेंद्रीय बल मिलेगा। तो अभिकेंद्रीय बल हमेशा किधर होता है, केंद्र की ओर, और ये हमेशा वृत्ताकार गति में होता है। तो अभिकेंद्रीय बल कब आरोपित होता है, जब वो गति कैसी हो, वृत्ताकार गति होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृत्ताकार गति। ऐसे देखो सूर्य के चारों ओर, ये भी अभिकेंद्रीय बल पर क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से, मतलब मान लो ये सूर्य है, ठीक है, और इसके चारों ओर पृथ्वी जो है वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, ये पृथ्वी है। तो इसकी वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इस पृथ्वी को कहां से मिल रहा है, कौन लगा रहा है, यहां पर कोई धागा थोड़ी जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो इसको अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की ओर बल मिल रहा होगा, वो कहां से मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य जो है पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो बस वही आकर्षण बल यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल की तरह काम कर रहा है। और वो बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल से सूर्य को क्या मिलता है, सूर्य द्वारा पृथ्वी पर अभिकेंद्रीय बल लगाया जाता है। ऐसे बच्चों देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो आप लोग ध्यान से समझ रहे हैं इनको, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ा है, अच्छी तैयारी की है, तो ही आप लोग इनको हल कर पाओगे। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन देखो, पारे तथा कांच के निकाय के लिए संपर्क कोण कितना होता है। तो संपर्क कोण समझा देता हूं। मान लो एक कांच की सतह है, इस पर मैंने क्या डाला, पानी की बूंद डाली, तो पानी की बूंद डालते ही पानी की बूंद कैसे फैलेगी बच्चों, इस पर ऐसे फैल जाएगी। ठीक है, तो ये बिंदु जो होता है इसको कहते हैं संपर्क बिंदु। क्या कहते हैं इसको, संपर्क बिंदु। अगर ये संपर्क बिंदु है बच्चों, तो ध्यान से समझना कि इस पर, इस संपर्क बिंदु से एक स्पर्श रेखा इधर बनाए अपन और एक स्पर्श रेखा इधर बनाए, तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, संपर्क कोण कहते हैं। अब पारे और कांच के निकाय के लिए संपर्क कोण कितना होता है, तो ध्यान रखना पारे के लिए जो स्थिति बनती है वो ऐसी बनती है, कांच की सतह और पारे की बूंद ऐसे बनती है, ऐसे बनती है। तो देखो एक स्पर्श रेखा किधर बनेगी, एक स्पर्श रेखा इधर बनेगी और एक स्पर्श रेखा इधर बनेगी, तो कोण इस तरीके से आएगा इसमें। अगर ऐसे आएगा तो यानी कोण कितना हो गया, 90 डिग्री से ज्यादा, तो 90 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है ना। आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूं, आप लोग ऐसे ही पानी और कांच के लिए ध्यान रखना, पानी और चांदी के लिए ध्यान रखना, ये तीन स्थितियां आप लोग ध्यान रखना। अगर आप लोगों को कहीं नहीं मिलता है तो मैंने जो क्लास थी अपनी सहसंजक बल वाली, उसमें मैंने इसको समझाया, आप लोग वहां से इसको पढ़ सकते हो। ऐसी एक और बच्चों में एक और बता दूं, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस चाहिए, इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर आधार स्टडी लिख के सर्च कर लेना, आप लोगों को लोगो दिख जाएगा, लोगो दिख जाएगा, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, उस पर ये जो क्लास है उसकी पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। अब ये कहाँ मिलेगी, अगर मान लो ये जो पीडीएफ है वो आगे निकल जाए, तो आप लोग ध्यान से देखना, उसमें जो सेटिंग्स में जाके जो फाइल का ऑप्शन आता है वहां पर सारे पीडीएफ आप लोगों को दिख जाएंगे। ठीक है, तो देखो अपना क्वेश्चन क्या है कि केशिकीय उन्नयन कब होता है। तो देखो दो शब्द हैं, एक तो है केशिकीय उन्नयन और एक है केशिकीय अवनमन। अब आप लोग कहोगे कि सर केशिकीय उन्नयन तो सिलेबस में है ही नहीं, फिर हम क्यों पढ़ें इनको, आप क्यों करवा रहे हो इसके क्वेश्चन। तो बच्चों इसका रीजन ये है कि जो केशिकीय उन्नयन है ये सहसंजक और आसंजक बलों से संबंधित होता है, इसलिए टॉपिक भी पढ़ना जरूरी होता है। होता क्या है, जैसे मान लो एक पात्र है, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है,
ठीक है। और इसमें एक पतली वो थी केस नली, देखो केशिकीय उन्नयन केस नली में होता है, तो केस नली में मतलब बाल के समान कोई पतली नलिका अगर इसमें डुबो देते हैं तो पानी इसमें थोड़ी ऊंचाई तक अपने आप चढ़ जाता है, इसको क्या कहा जाता है, केशिकीय उन्नयन। और पानी अगर इसके इस सतह के नीचे रह जाए, जैसे इसको ऐसे डाला और पानी जो है वो इस जगह से यहीं पर नीचे रह गया, तो इसको कहते हैं केशिकीय अवनमन, केशिकीय उन्नयन, केशिकीय अवनमन। अभी कहा कि केशिकीय उन्नयन कब होता है, तो ध्यान रखना जब संपर्क कोण, अभी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया, अभी लास्ट क्वेश्चन में समझाया मैंने कि संपर्क कोण अगर 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो उस स्थिति में केशिकीय अवनमन होता है। ध्यान रखना उस स्थिति में क्या होता है बच्चों, केशिकीय अवनमन होता है। और जब जो संपर्क कोण है वो 90 डिग्री से कम होता है तो केशिकीय उन्नयन होता है, ये वाली स्थिति आती है। तो कोण जो है, संपर्क कोण जो है वो जब 90 डिग्री से कम होता है तब केशिकीय उन्नयन होता है। ये हमने क्लास में अच्छे से पढ़ा था। अगर आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर ससंजक और असंजक बलों वाली क्लास देखना, उसमें मैंने ये समझाया हुआ है। ठीक है। ऐसे ही बच्चों एक और क्वेश्चन देखो कि पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान, अक्सर ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, पलायन वेग का मान क्या होता है। अब आप लोग को होगी वही बात कि सर पलायन वेग क्यों पढ़े अपन, तो ध्यान रखना ये गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है। और पलायन वेग क्या होता है, जैसे मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से मैं कोई पिंड को फेंकूं, ऊपर फेंकूं तो वो वापस से पृथ्वी पर आता है। लेकिन मान लो हम इतनी ज्यादा वेग से फेंक दे कि वो वापस ही नहीं आए, उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। और ये पलायन वेग जो होता है बच्चों ध्यान रखना 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इस वेग से किसी पिंड को फेंकेंगे तो वापस से धरातल पर नहीं आएगा। ठीक है। ऐसे देखो अगला क्वेश्चन और है कि 60 किलोग्राम का कोई पिंड, एक पिंड है 60 किलोग्राम का है, 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 100 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रहा है, तो पिंड पर अपकेंद्रीय बल की गणना करो। ध्यान रखना बच्चों, जैसे मान लो अपन एक पत्थर को धागे से बांध के ऐसे घुमाते हैं, वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं, तो धागे में तनाव उत्पन्न होता है, तो वो तनाव तो होता है अभिकेंद्रीय बल। और पिंड जो है वो बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो होता है अपकेंद्रीय बल। क्या होता है, अपकेंद्रीय बल। दोनों बराबर होते हैं, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। और इसकी गणना के लिए आप लोग कौन सा फॉर्मूला काम में ले सकते हो, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला ही काम में ले सकते हो, क्योंकि अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल क्या होते हैं, बराबर। अब आप लोग इसको, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग इसको हल करने की कोशिश करना। ऑप्शन दिए हुए हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना। तो m जो है, m है द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है 60, v क्या है, वेग, वेग जो है ये दिया हुआ है। ठीक है। और r क्या है, त्रिज्या, ये त्रिज्या दी हुई है। ठीक है। मात्रकों का ध्यान रखते हुए इसको हल करने की कोशिश करना। आंसर जो भी हो मुझे कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम के किसी पिंड पर 400 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है, तो त्वरण की गणना करो। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, F बराबर क्या होता है, ma, और हमें त्वरण पूछा है, यानी त्वरण A का मान पूछा है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, F/m। अब बच्चों F का मान क्या है, F का मान क्या है 400 न्यूटन बटे m का मान क्या है, द्रव्यमान 20 किलो, 20, 0 से 0 कटेगा, 2 से इसको काटेंगे, 20 आंसर आ जाएगा, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, बस क्वेश्चन को कैसे भी आप, क्वेश्चन देखो इजी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन को केवल घुमा के, कैसे ना कैसे घुमा के आप लोगों को आसान से आसान क्वेश्चन को भी थोड़ा सा घुमा के आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। आप लोग पुराने पेपर देखना, एक बार पुराने पेपर्स देखना, उनमें क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही, तो ये आज की क्लास के अपने क्वेश्चन थे। आप लोगों को मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बच्चों अपनी जो अगली क्लास आएगी उसमें हम जो आप लोगों के रीट के सिलेबस का अगला टॉपिक है कार्य, वो पढ़ेंगे। कार्य को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि कार्य देखो नया टॉपिक है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पिछली क्लास में भी कहा था कि कार्य नया टॉपिक है, कार्य नया टॉपिक है तो उससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, तो वो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।